मेडिसिन। तो हम यूनिट आपका 11 करने जा रहे हैं जो कि पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट या जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट है। बेसिकली इस चैप्टर में आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का है और इस चैप्टर में डिस्कस ये किया गया है कि जो जेंडर है, जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो मेन और वुमेन की बात आ जाती है। तो उन पे जो इश्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली विमेन पे जो इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके से उनको डेवलपमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप मान के चलिए कि जो जेंडर है ना, या जो विमेन है, महिला जो है, उनका जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन रहा है या उनकी तरफ जो डेवलपमेंट का रोल रहा है वो काफ़ी नैरो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप इस बात को मानते हैं कि महिला और पुरुष जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के पिछड़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे समाज में आपको पता है कि आज भी अगर आप महिला हैं तो आपको इक्वालिटी नहीं मिलती। अब इक्वालिटी हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए शिक्षा की इक्वालिटी हो सकती है, तो किसी को जॉब करने की इक्वालिटी हो सकती है। आज के समय में इक्वालिटी अलग है, लेकिन पहले की ही हम एग्जाम्पल लें तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो पढ़ लिख के केपेबल हो जाती तो शायद वो भी अर्थव्यवस्था में उतना ही रोल अपना निभा सकती थी जितना एक पुरुष निभा रहा है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं जो महिलाएं पीछे हुई, जो जेंडर का आइडिया आया, उसे सोशल कंस्ट्रक्ट हम कहते हैं, यानी समाज द्वारा बनाया गया है। देखिए, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है। सेक्स मतलब क्या? फीमेल पर्टिकुलर बायोलॉजिकली डिफरेंट लोग, ठीक है, जिन्होंने जो बायोलॉजी के तौर पे या प्रकृति ने उन्हें अलग अलग बनाया है, जैसे महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग फीचर्स से अलग बॉडी है। और एक होता है जेंडर, जो कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमने एक आइडिया बना दिया कि ये महिला है, ये पुरुष है। महिलाओं को महिलाओं की तरह बिहेव करना पड़ेगा, पुरुष को पुरुष की तरह। जैसे लड़कियों को आप ऐसे खिलौने देते हो जो उनकी फेमिनिटी दिखाए, जैसे वो किचन सेट से खेलती हैं या वो पिंकिश कलर पहनती, सॉफ्टनेस उसके दिखाए। वहीं पुरुषों को आप ऐसे औजार देते हो, चाहे हथियार देते हो, जो उनकी मैस्कुलिन पावर, उनकी पुरुष चीजों को दिखाए। तो ये जो जेंडर है ना, उसको समाज ने हम पे थोपा है। अदरवाइज अगर हम टीचिंग में देखें या अगर हम दोनों लड़के और लड़की की जो परवरिश है, उनको शिक्षा है, एक ही तरीके से दे, तो हम देखेंगे कि दोनों एक ही लेवल की चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं समाज में, स्पेसिफिकली ये चैप्टर भारत के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा है, तो हम भारत पे ध्यान देंगे कि भारत में महिलाएं बहुत पिछड़ी होती हैं। यहाँ पे अंग्रेज आते हैं तो और सिचुएशन बेकार हो जाती है महिलाओं की, और बहुत सारे उस टाइम पे समाज सुधारक उभर के आते हैं जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, ज्योतिबा फुले वगैरह की बात अगर आप करें, बात करते हैं। बट सिचुएशन जो महिलाओं की होती है ना, वो बहुत खराब होती है। वो चाहे उनकी समाज में उनका स्टेटस हो, यानी पुरुषों के बराबर उन्हें कभी नहीं समझा जाता, उनको शिक्षा नहीं दी जाती। अब शिक्षा नहीं दी जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट की भी पॉसिबिलिटी, जॉब करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए उनका सिचुएशन खराब होने लगता है। लेकिन आज़ादी के टाइम पे जितने लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में होते हैं या जो हमारे संविधान का निर्माण करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने देश में महिलाओं को इक्वालिटी देंगे। इसीलिए काफ़ी सारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, आप कमेंट में बताइएगा कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और कहाँ पे सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है। यानी हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि आप किसी भी जेंडर से, किसी भी सेक्स से, किसी भी जगह से, किसी भी रंग से, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको लॉ के सामने इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये लॉ बनाने के बाद भी 1947 में हमने इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार देने के बाद भी देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं महिलाएं शिक्षा के मामले में और अन्य सारे मामलों में भी पिछड़ी हुई है। पॉलिटिक्स में भी उनकी आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमने फिर एक नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बनाया। लेट मी हाईलाइट फॉर यू। तो हाइलाइटर कहाँ गया, एक सेकेंड। सो हमने एक नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बनाते हैं, जिनका मेन एम क्या होता है, 2001 में आता है। इसका मेन एम ये होता है कि जो भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं उन तक रिसोर्सेस यानी संसाधन पहुंचे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट मिले। और कई सारे इसके अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं कि महिलाओं को
शिक्षा तक पहुंचाया जाए, उनको बेसिक राइट दिया जाए। बिकॉज आप कब अभी भी, मैं तो, हम लोग अभी 2024 में अगर हम अभी भी सिचुएशन देखें ना, तो आप गांव में और बहुत से एरियाज में जाओगे तो महिलाओं को इक्वालिटी अभी नहीं मिली है, समानता नहीं है। ना उनको बोलने का अधिकार है, ना खुद के एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, समाज में वो पुरुषों के बराबर नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर योजनाएं बनाई गई। ओ आई एम सॉरी इसके अंदर योजनाएं बनाई गई। की बात आपको पता है कि जैसे हमारी आज़ादी होती है तो भारत जो 1947 में होता है वो अंग्रेजों से लूटा हुआ एक देश होता है, जो बहुत ही बुरी अवस्था में होता है। उसी टाइम पे बंटवारा होता है, हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सब कुछ उस टाइम पे हिला होता है। तो हम लोग ने एक एम रखा कि हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे, यानी हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा खुद के अंदर, अपने देश के अंदर, कि हम 5 साल के लिए एक प्लान बनाएंगे और हर 5 साल का जो प्लान होगा उसके डिफरेंट एम होंगे। तो हर 5 साल के जो प्लान होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट नीड होंगी। तो अब जब शुरुआत में प्लान बनाए गए, जो 5 ईयर के शुरुआती दौर के 5-6 प्लान्स आते हैं, तो वहाँ पे जो वुमेन के लिए काम किया गया वो एक तो उस टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लोबल लेवल पे महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की नीड्स की बात शुरू हो गई थी और यूएन ने भी काम करना शुरू करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे कि उसने डेकेड फॉर वुमेन और इस तरीके के बहुत सारे आइडियाज़ को लाया था कि महिलाओं की स्थिति कैसे सुधारे। बिकॉज महिलाओं की स्थिति भारत में ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व में ही खराब थी। तो जो अगर हम पहले के प्लान्स देखें जो 5 ईयर के अंदर आते हैं, तो महिलाओं के प्रति वेलफेयर करने के लिए था, चैरिटी करने के लिए था। अब यहाँ पे ना ध्यान से 2 चीज समझिएगा। इस टाइम पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि महिलाओं को बेनिफिट्स दे दे, फायदे दे दे, जिससे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधर जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि महिला प्रेग्नेंट है तो उसको उस टाइम पे जो भी नीड्स हैं, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन की बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, उसके बच्चे की बहुत सारी नीड्स हो सकती है, वो प्रोवाइड कर दे। फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, क्योंकि उस समय के समाज में अगर हम देखें तो महिलाओं को खान पान पे भी ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा बात करते हुए कि जब घर में पुरुष होते हैं तो महिलाओं को हमेशा, अभी भी होता होगा कई समाज में, बट पहले बहुत ज़्यादा था, जैसे लड़कों को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने में, पिलाने में लोग खर्चा बहुत करते थे। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं करते थे, बिकॉज उनको पता था कि एक पॉइंट पे हमारे घर को छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो शुरू में ये गवर्नमेंट का प्लान रहा 5 ईयर्स प्लान के थ्रू, 5 वर्षीय जो योजनाएं थी उनके थ्रू, कि महिलाओं को, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, मतलब उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक करें, अगर प्रेग्नेंट है तो उनको सुविधाएं दें, या इस तरीके से, मतलब बेसिकली वेलफेयर करें उनका, कुछ कि उनकी स्थिति सुधरे। बट हमें रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि सिर्फ वेलफेयर करना जरूर, मतलब काम नहीं करेगा, हमें एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को इतना पावरफुल बना देना कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके, यानी महिलाओं को इतना शिक्षित कर देना, उनको इतने अधिकार दे देना कि वो अपने बारे में, कि हम कब शादी कर रहे हैं, हम कौन सा जॉब कर रहे हैं, हम किससे विवाह करेंगे, इस टाइप के राइट में, या चाहे पॉलिटिकल राइट हो कि हम किसको वोट देंगे, ये सब हो जाए। ठीक है, तो हमने विमेन को एम्पावर करने का धीरे धीरे सोचा, यानी गवर्नमेंट ने, और इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर पे, तीनों पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे पढ़ेगी, लिखेगी, जॉब करेगी तो अपने आप हाथ में धन आएगा, तो थोड़ा पावर आएगा। सोशल पे जैसे ही धन आएगा, पावर आएगा, तो समाज में भी स्थिति मतलब थोड़ी पुरुषों के अराउंड आएगी। पॉलिटिकल स्फेयर में वो तो पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिक्स में, मान लीजिए कि चुनाव लड़ रही है लोकल लेवल पे, एमएलए, एमपी और कुछ भी, इन सब चीज़ों के लिए भी, और अपने हिसाब से वोट दे पा रही है। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम की शुरुआत की, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था, और माना जाता है कि लार्जेस्ट प्रोग्राम था पूरी दुनिया में विमेन और चिल्ड्रन के लिए। अब जब भी माइनॉरिटी की बात आती है तो चिल्ड्रन अपने आप आ जाते हैं। तो इस योजना के तहत क्या था कि विमेन को बहुत सारी बेनिफिट प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि उनका न्यूट्रिशन, मैंने बताया खान पान कभी भी महिलाओं का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, उनकी हेल्थ चेकअप, उनको क्या इंजेक्शन लग रहा है या इम्यूनिटी के जो भी ज़रूरत है, प्री स्कूल
स्कूल एजुकेशन, एटलीस्ट उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस स्कीम के अंदर ये था। एक कमिटी भी, उसके बाद एक कमिटी भी सेट की गई जिसको कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया बोला जाता है, और इसने काफ़ी अच्छी अपनी इक्वालिटी पे एक रिपोर्ट दी 1974 में। एंड उन्होंने बताया इस अपने प्लान में कि किस तरीके से स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर जेंडर इक्वालिटी, जो समाज में असमानता बनी है महिला और पुरुषों के बीच में, उसको ख़त्म कर सकता है, एक समाज में समानता ला सकता है। और इसी के मतलब रिपोर्ट के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन 1992 में बनता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि विमेन की जो भी राइट्स हैं, वो चाहे उनकी शिक्षा की राइट हो, चाहे उनकी नौकरी करने का राइट हो, या नौकरी जब वो कर रही है तो इक्वल पे का राइट हो, यानी एक मेल वही काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और महिलाएं कम कर वही सेम काम कर रही हैं तो उन्हें कम पैसा मिल रहा है, इन सबको हटाए और महिलाओं के बारे में कार्य करे। ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हैं जब 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। बेसिकली लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बात आती है, तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे भी महिलाओं की जो स्थिति होती है वो अत्यधिक ही दयनीय होती है, क्योंकि महिलाओं को पॉलिटिक्स में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलता। वो ना चुनाव लड़ सकती हैं, ना वोट वो अपने हिसाब से दे सकती हैं। तो इस एक्ट के तहत 1992-91 में आया था। इसके तहत महिलाओं को 1/3 जो पोजीशन है, मतलब 1/3 जो सीट्स है, वो महिलाओं के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, पंचायत में और म्यूनसिपालिटी में रिजर्व कर दिया गया कि सिर्फ इन सीटों पे, रिजर्व सीटों पे सिर्फ महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं और चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं। इसने काफ़ी सारे देखिए प्रो एंड कॉन्स आते हैं। कहीं कहीं तो महिलाओं की स्थिति सुधरी, बट जब ये शुरुआत हुआ तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। लोग उनको खड़ा कर देते थे, उनके घर के पुरुष, मान लीजिए एक लड़की है, अब वो सीट रिजर्व हो गई उस एरिया की कि यहाँ पे लड़की खड़ी होगी, तो कोई भी चाचा, पापा या किसी का पति खड़ा करा देगा, लेकिन सारे पावर खुद यूज़ कर रहा है। अगर कोई महिला सामने जाके खड़ी भी होती तो उसको बहुत सारे तरीके के वायलेंस सहन करने पड़ते, लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते, काफ़ी कुछ हुआ। सिचुएशन ऐसा नहीं था कि तुरंत ही उनको इज्जत या सम्मान मिल गई। अब स्थिति सुधरने लगी है, बट फिर भी इसके भी बहुत सारे नुकसान थे। तो हमारे 5 ईयर प्लान्स का भी डिस्कशन है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस कर दूंगी। थोड़ा सा ही चैप्टर है एंड काफ़ी मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो कंसाइज रखूँ कि आपके लिए ईजी हो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।